Hello there, this is Karanveer Saharan and I am going to teach you agronomy. And today we are discussing about remote sensing. हम remote sensing के बारे में डिटेल्ड के अंदर इसके किस तरीके से काम करता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। एक डेली बोरिंग लेक्चर की जगह एक थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग करने का, थोड़ा सा कि आपको और अच्छे से अधिक समझ आ सके जो आपका रिमोट सेंसिंग है, सुदूर संवेदन है। ठीक है, हम बात करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि इसकी ABC से लेकर इसके XYZ तक हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने कभी कैमरा यूज़ किया होगा तो आप रिमोट सेंसिंग या फिर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग क्या होती है? स्पेक्ट्रल रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इंक्लूड्स लाइट दैट इज विद इन द विजिबल एंड द इनविजिबल रेंज। आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हो और नहीं भी देख सकते हो। ठीक है, दोनों ही केसेस, दोनों ही सिनेरियोज बन जाते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रल का मीनिंग हो गया ये। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि आप मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अवे फ्रॉम। आप फिजिकली वहाँ पे नहीं हो पर आप उन्होंने, अब एक टिपिकल जो कैमरा होता है वो क्या करता है कि किसी भी चीज़ की फ़ोटो क्लिक करता है। ठीक है, फ़ोटो क्लिक करने का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही ऑब्जेक्ट, उसे वो छोड़ देगा और वो लाइट आपकी जो अल्ट्रा वायलेट और जो आपकी इंफ्रारेड लाइट होगी उसके जो बीच वाली जो विजिबल सेक्टर हो गया उसके अंदर वो यूज़ होता है। आपने अगर सेल्फीज ली होंगी, ठीक है, तो जो आप सेल्फी लेते हो, आप फोटो लेते हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं इसी तरीके से जैसे आप सेल्फी लेते हो, सेम इसी तरीके से साइंटिस्ट भी बहुत हाई पावर कैमराज यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग के लिए, जो थोड़े बहुत जो चेंजेस होते हैं उन्हें देखती है। ठीक है, पानी में चेंज आया, आपकी वनस्पति में चेंज आया, वहाँ की सॉइल हेल्थ में जो जो चेंजेस आए हैं उन सबको मॉनिटर करती है। ठीक है, और इन इमेजेस को स्पेक्ट्रोमीटर्स जो प्लेन्स के अंदर लगे होते हैं, ठीक है, उनसे नक्शे बनाते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये नक्शा हो गया आपका, ये आपके USA का, वहाँ पे किस तरीके से वेजिटेशन है या फिर आपका कितना भी आपका जो प्लांट पॉपुलेशन है उस चीज़ का नक्शा बन गया। अब साइंटिस्ट होते हैं वो एनवायरनमेंट की जो बात करते हैं ये किस तरीके से नापते हैं। ठीक है, इसका आंसर है कि अब मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर गामा रेडिएशन से लेके रेडियो वेव्स तक, ठीक है, छोटी से लेके बड़ी वेव्स तक, फ्रॉम नैनोमीटर्स टू मीटर तक हमारे पास सारी है। उसके अंदर एक विजिबल स्पेक्ट्रम है आपका, जिसे आप देख सकते हो, इंद्रधनुष बोलते हैं, विबग्योर, जिसके अंदर आपके जो ब्लू, ग्रीन, रेड जो मेन पोर्शन होता है, ठीक है, वो आ जाता है और हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज विजिबल टू ह्यूमन आइज बट कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम द सेंसर्स फ्रॉम वेरी फार अवे। ठीक है, नाउ दीज सेंसर्स व्हाट दे डू, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक, ठीक है, फ्रॉम गामा, एक्सरे टू अल्ट्रा वायलेट, फ्रॉम विजिबल टू इंफ्रारेड टिल माइक्रोवेव एंड द रेडियो वेव्स। ठीक है, हर टाइप की वेव को ये डिवाइड कर देते हैं और इनको कैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से काम करता है। तो इन वेव्स को बैंड्स में बांटा जाता है। ठीक है, इस तरीके के बैंड्स होते हैं जिसे इनमें बांटा जाता है। अब जो लो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होता है, ठीक है, मान लो कि आप 850 नैनोमीटर्स से लेके या 800 से 850 तक के बैंड को हम मानते हैं कि इसके अंदर ग्रीन कलर ये एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, तब क्या होता है, और इसी तरीके से जो विड्थ होती है और नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं जो आपके इमेज का रेजोल्यूशन आएगा। ठीक है, हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन मीन्स मोर बैंड्स दैट आर स्पेक्ट्रली मोर नैरो, वो बैंड्स आपस में और ज़्यादा नज़दीक होते जाएंगे। हम जैसे यहाँ पे 700 से 750 ले रहे हैं, वो 710, 720, 730 इस तरीके से और छोटे होते जाएंगे, उनका जो घेराव होगा और छोटा हो जाएगा। नाउ इमेजिनिंग स्पेक्ट्रोमीटर्स मेजर रिफ्लेक्टेड लाइट एनर्जी। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उस एनर्जी को मापते हैं। ठीक है, नाउ यू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट, अब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिट लाइट डिफरेंटली। हर ऑब्जेक्ट अलग तरीके से
लाइट को ऑब्जर्व करती है और रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, देयर केमिकल क्लास, एवरीथिंग ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट लीफ है आपके पास, ठीक है, ये ग्रीन कलर की हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जो आपका आरबीजी कलर आ रहा है उसके अंदर से जो सिर्फ ग्रीन कलर है ये उसे वापस थ्रो बैक कर देती है। सेम इसी तरीके से आपके डॉग्स हो गए, स्पाइडर्स हो गई, मैं दिस इज अ डॉग एंड स्पाइडर, ठीक है। तो अब इसका लाल रंग क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लाल रंग को फिर से रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है या जो इसका मेकअप है, वो जो इसके फर का वो जो रेड लाइट हो गई उसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, और ये जो रिफ्लेक्टेड बैक आपकी लाइट है, रेडिएशन है, ये कैच कर रही है आपके सेंसर। सेम इसी तरीके से अगर वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती तो वो हमें कुत्ता या वो मकड़ी है वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती। नाउ अगर इस बात करें, इस छोटा सा एग्जांपल है, इस कुत्ते की बात करें तो ये हमें जिस कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, नाउ द कैमरा रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डॉग, ठीक है, एंड इट इज विजिबल ऑन रेड, ग्रीन एंड ब्लू बैंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो कैमरा होता है वो आरबीजी इमेज फॉर्मेट में या फिर आरबीजी में इसको क्रिएट करता है और इसको पिक्सल्स में बांट देता है। अब हम अगर एक पिक्सल उठाएं, अब each pixel in the image contains a value representing the amount of red, blue and green light reflected। हर एक पिक्सल में RBG आपकी red, blue, green light होती है, ठीक है। We can break the image into its red, green and blue bands too। हम इसको अलग अलग बैंड्स के अंदर भी तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। अब the brighter the pixel mean the more light was reflected by the object in the image, okay, and it is recorded by the camera in the red part of the electromagnetic spectrum। ये कैमरा के जो रेड पोर्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मापने का, उसके अंदर ये चीज रिकॉर्ड होगी, ठीक है। डार्कर पार्ट्स को उसने किसी और बैंडविड्थ में कंट्रोल किया। नाउ द ग्रीन एंड ब्लू बैंड्स टुगेदर, ये सब के सब जब बैंड आपस में मिलते हैं तब जाके हमें क्लियर अच्छी सी एक फोटो दिखाई देती है, जिसे हम मान लो आपकी सेल्फी बोल दो या फिर कोई भी आपकी इमेज होगी, ठीक है। अब इन पिक्सल्स को आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, इनको जो ये रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक है, इसे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भी बोला जाता है। अब व्हाट इज सिग्नेचर, कि अगर हमें मान लो ग्रीन कलर दिखाना है या फिर हम रिप्रेजेंट करना है कि आग को हम रेड शो करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। अब कैमरा को थोड़ी पता है ये आग है या ये पौधा है, ठीक है, तो वो हम खुद उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, आपकी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि हाँ, जिस तरीके से जो आपका ये आ गया, नो द डिफरेंसेस इन स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स कैन बी, दिस कैन हेल्प द साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स विद इन इमेजेस। इमेज के अंदर ही अलग अलग चीज़ें, कहाँ पे खेत हैं, कहाँ पे बिल्डिंग है, कहाँ पे पानी है, वो सारा का सारा हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की मदद से ही कवर कर पाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया जो आपकी आर या फिर जो आपकी ग्रीन कर्व है वो प्लांट को शो कर रहा है, जो आपकी रेड कलर है फिडो को शो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हर एक चीज़ का अलग अलग आंकलन किया जाता है। अब मान लो यहाँ पे जैसे सन से लाइट आ रही है, ठीक है, और वो पेड़ पे पड़ रही है, तो हमारे पास कौन सा कलर ज़्यादा आ रहा है, ग्रीन कलर हमारे पास ज़्यादा आएगा, रेड कलर हमारे पास कम आएगा, ठीक है। आपके रेड, ग्रीन, ब्लू में से तीनों में से आपका जो कलर ज़्यादा आएगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक इमेज थी जो वो ग्रीन कलर की थी, या वो ग्रीन कलर क्या हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको और अच्छे से जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन हम कर सकते हैं उस हिसाब से हम इसको मापते हैं, ठीक है। अब टू मेजर दीज डिफरेंसेस in the non-visible portion of the spectrum, we just use imaging spectrometers which record light in both visible and non-visible parts, ठीक है। जो आपके स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं ये विजिबल और नॉन विजिबल लाइट को जो स्पेक्ट्रम के अंदर आ रही है उसको मापते हैं, ठीक है। दीज आर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर्स, ठीक है। और इन्हें मल्टी और हाइपर स्पेक्ट्रल में भी बांटा जाता है। अब मल्टी स्पेक्ट्रल में जो आपका बेसिक आ गया कि हाउ मैनी बैंड्स, द मोर द बैंड्स, इसमें लिमिटेड से बैंड होते हैं आपके, ठीक है। पर जो आपका हाइपर स्पेक्ट्रल होता है उसके अंदर मोर देन हंड्रेड्स
ठीक है, इसमें लेस देन 3, 4, 5 होते हैं, पर जो आपका हाइपर स्पेक्ट्रल हो गया उसके अंदर मोर देन 100 बैंड। अब जितने ज़्यादा बैंड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, उतनी ही ज़्यादा हम उसे कहते हैं आसान भाषा में पिक्सल, मेगा पिक्सल जैसे बोल देते हैं, ठीक है। नाउ टू मेजर द लाइट एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंड टू एस्टिमेट इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे कि जहाँ पे नाइट्रोजन लेवल हाइयर हो गया, यहाँ पे फिर जैसे आपका लो हो गया आपका नाइट्रोजन लेवल, इस तरीके से हम उसे उस ज़मीन को क्लासीफाई कर पाते हैं, ठीक है, कि कैसी है ज़मीन, अच्छी है या नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखो कि पिक्सल्स दैट हैव ए स्पेक्ट्रल सिग्नेचर विद अ लॉट ऑफ नियर इंफ्रारेड लाइट एनर्जी आर ऑफन वेजिटेशन, ठीक है, जहाँ पे हम मानते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा ग्रीन लाइट आ रही है वो एक वेजिटेशन मान लिया, ठीक है, और जहाँ पे ब्लू आ रही है उसे हम समुद्र मान लेते हैं या जल स्रोत मान लेते हैं, ठीक है। टू रिव्यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम बोथ आर विजिबल एंड लाइट एनर्जी एंड विजिबल लाइट दे बोथ आर विजिबल, ठीक है। नाउ टू द सेंसर्स, नाउ जिस तरीके से आपके जो एरियल फोटोग्राफी होती है या हवाई जहाज के अंदर सेंसर्स लगाए जाते हैं, ये कंटिन्यूसली आपके फ्लो में चलते हैं और हर एक अप टू डेट रखते हैं वहाँ के मौसम, उसके जो नीचे आपके इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इन विच द ड्राइवर इज, उस ड्राइवर को पता चल रहा है जो कि नीचे आपके पेड़ आ रहे हैं या फिर क्या चीज़ आ रही है, जैसे जिससे वो अच्छे तरीके से उसको और अच्छे से पहचान सके, ठीक है। नाउ अब और इसी तरीके से जो आपका ये पूरा ग्लोब होता है वो बन जाता है, ठीक है। नाउ अगर अब हम बात करें कि जैसे आपका गूगल अर्थ काम करता है, ठीक है, और जो और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे आप गूगल मैप से अपना घर देखते हो, ठीक है, तो ये सारा का सारा ये पॉसिबल हो पाता है किस वजह से आपके इमेज सेंसिंग, जो आपकी रिमोट सेंसिंग है और स्पेक्ट्रोफोटोग्राफी होती होगी, इससे सारा का सारा हमें पता चल जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, ठीक है, और बेटर समझ आ गया हो कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके आपके रिमोट सेंसिंग के, जो आपके मेन रिमोट सेंसिंग के बारे में कि इसके एप्लीकेशंस क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में, ठीक है। जो आपके सुदूर संवेदन है, ये अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों जैसे आपका कृषि, वन, जल, खनिज, समुद्र इत्यादि के सर्वेक्षण और उनकी भौतिक परिघटनाओं के अध्ययन को लेके किया जाता है, ठीक है। अनेक साधनों के आपसी संबंध के अध्ययन के लिए रिमोट सेंसिंग के संवेदनशील आंकड़े बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं, ठीक है। आपका जो सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो है एप्लीकेशंस वो इस प्रकार हैं कि जैसे आपका जो वैश्विक परिवर्तन है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए आपके जैसे वायुमंडल में ओजोन लेयर कहाँ पे बन गई, ठीक है, वनों की कटाई हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब के बारे में पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपकी कृषि में फसल की स्थिति, उपज की भविष्यवाणी, मिट्टी का कटाव आदि चीज़ों के अंदर भी यूज़ किया जाता है। आप इसका यूज़ आपके नॉन रिन्यूएबल संसाधनों की खोज, जैसे आपके खनिज हो गए, तेल हो गए, प्राकृतिक गैस होगी, इनके लिए भी होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ आपके जो जैसे झील होगी, मिट्टी, जंगल या फिर महासागर हो गए, इनकी स्थितियों के बारे में भी पता लगाया जाता है रिमोट सेंसिंग के बारे में। मौसम विज्ञान, ठीक है, वातावरण की गतिशीलता और मौसम की भविष्यवाणी भी रिमोट सेंसिंग से की जाती है, ठीक है। अब मानचित्र बनाना, नक्शे बनाना, ठीक है, इंजीनियरिंग से लेके एग्रीकल्चर तक सभी में रिमोट सेंसिंग यूज़ होता है। समाचार मीडिया में किस तरीके से यूज़ होता है, आप के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो काम करते हैं, और आपके जो ये टीवी होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से काम करते हैं। सेना के अंदर, सेना में भी रिमोट सेंसिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन या डाटा प्रोवाइड करने के लिए, या फिर सूचनाएं इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी रिमोट सेंसिंग के यूज़, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में, प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो
तो हम अगर बात करेंगे सुदूर संवेदन कृषि क्षेत्रों की निगरानी करने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है, और भविष्य में आने वाली गतिविधियों के बारे में भी हमें सचेत करता रहता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग द वास्ट डाटाबेस, ठीक है। और इसके और भी जो आगे अनुप्रयोग हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे आपका वैज्ञानिक अनुप्रयोग है, ठीक है, साइंटिफिक एप्लीकेशंस है कि साइंटिफिकली हाउ इट इज़ हेल्पिंग द फार्मर्स और द साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के वनस्पति के जो इंडाइसिस होते हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्म करके रखता है, ठीक है। जो आपका कृषि जलवायु विज्ञान है इसके अंदर हमारी हेल्प करता है, जो आपकी कृषि परिस्थितिकी विज्ञान है इसके अंदर हमारी रिमोट सेंसिंग है वो हेल्प करता है, जो आपकी एग्रीकल्चरल जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी के बारे में पता लगाने में भी रिमोट सेंसिंग हमारी मदद करता है। अब आपका इसके अलावा भूमंडलीय और आपका जो जल विज्ञान हो गया, ठीक है, जल विज्ञान आपका ज़मीन के नीचे का पानी, ऊपर का पानी, सारा का सारा, नदियों का, झीलों का सारा, ठीक है, और जो आपकी मृदा की सतह होगी, ठीक है, आपका या फिर सॉइल साइंस होगी, ठीक है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रिमोट सेंसिंग, ठीक है। आपका वनस्पति विज्ञान हो गया, आपका वन विज्ञान हो गया, ये सारा का सारा आपका जो बेस्ड है, सारा का सारा ये रिमोट सेंसिंग के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। अब अगर मैनेजमेंटल एस्पेक्ट्स की बात करें या फिर मैनेजमेंटल एप्लीकेशंस की बात करें तो रिमोट सेंसिंग किस तरीके से काम आती है, ठीक है। जैसे आपकी कृषि की बात करें तो फसल के उत्पादन का आंकलन हो गया, ठीक है, फसल की आपकी दशाएं होगी कि किस तरीके की आपकी फसल है, ठीक है, आपका मृदा का अध्ययन हो गया कि और मृदा के अध्ययन से लेकर आपका जो पशुधन रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट आ जाता है सारा का सारा ये रिमोट सेंसिंग ही देखती है। इसके अलावा जो आपके इरिगेटेड या जहाँ पे इरिगेशन पानी लग रहा है या फिर जहाँ नहीं लग रहा है उस एरियाज़ के बारे में भी जानकारी हमें रिमोट सेंसिंग के द्वारा अच्छी तरीके से पता चल जाती हैं, ठीक है। और फसल में हानियाँ जैसे कि कोई भी प्रकोप आ गया, ठीक है, और कीड़े मकोड़े आ गए या फिर बीमारियाँ आ गई तो उनके बारे में भी रिमोट सेंसिंग हमें अच्छी तरह से अवगत करा देता है, ठीक है। अब भूमि के उपयोग और उसका मूल्यांकन करने के लिए भी रिमोट सेंसिंग, भूमि की लवणता के लिए, उसके गुणों के लिए, ठीक है, कितना इरोजन हो रहा है वहाँ पे, इन सब चीज़ों के लिए भी रिमोट सेंसिंग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपकी कितने बरसात हुई, वहाँ पे कितना जल निकास हुआ, आपकी जो मृदा प्रदूषण हो रहा है आपका, ठीक है, सोइल प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी देता है, ठीक है। अलग अलग फसलों का वर्गीकरण हो गया या फिर मिट्टी का वर्गीकरण हो गया, ठीक है, इस तरीके से रिमोट सेंसिंग हमारी मदद करता है। अब हम बात करें कि जैसे कृषि हो गया, ठीक है, तो कृषि के अंदर अब हमें इतना पता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे पास ज़मीन है, सीमित है, अब उसी से ही हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और किस किस वे में किया जाता है, जैसे आपकी जिससे नुकसान कम से कम और प्रॉफिट आप अच्छे से निकाल सकें, ठीक है। जिस तरीके से आपके जो खराब मृदा है वहाँ का मानचित्र बना लिया, या फिर जहाँ पे खराब आपकी वनस्पति है उसके बारे में डिटेल ले ली, ठीक है। भूमि का उपयोग और प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो सतह है उसकी निगरानी करके, ठीक है, सूक्ष्म जो आपके वेट ड्राई एरियाज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में उनकी निगरानियाँ करके, ठीक है। और इसके अलावा जो बाढ़ आ रखी है, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ आती है तो उनका आंकलन करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या आगे आने वाले एक्सपेक्ट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब कृषि सर्वेक्षण के लिए सुदूर संवेदन तकनीक का अनुप्रयोग हमेशा से, मतलब कि जब से ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है तभी से किया जा रहा है, ठीक है। सैटेलाइट्स का यूज़ पता लगाने के लिए, पहचानने के लिए, मापने के लिए, ठीक है, कृषि घटनाओं को इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसर्स के बारे में। रिमोट सेंसर्स को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके जो पहला हो गया एनर्जी सोर्स के अनुसार और दूसरा हो गया आपके ऊर्जा के अनुसार, ठीक है। एनर्जी सोर्स के अनुसार जैसे आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग हो गया, ठीक है, जो सूर्य से काम करता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग जिसके अंदर आप आर्टिफिशियली
आप आर्टिफिशियली ऊर्जा को यूज़ करोगे सेंसिंग के लिए, ठीक है, जैसे आप बैटरी सेल वगैरह डाल के यूज़ करते हो, ठीक है। दूसरा हो गया बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अनुसार, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग यानी कि प्रकाशीय दूर संवेदन जो विजिबल, नियरली इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, ठीक है, ये इस पे काम करती है। ये लगभग 300 से लेकर 3000 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, ठीक है। अब बात करें कि हमारे भारतीय सैटेलाइट है, जैसे IRS P6 4th है, LISS 4th है, इसके बारे में जैसे हम पहले भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ चुके थे कि जो भारत के प्रयासों के अंदर जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। ये सैटेलाइट है, ये सारा काम ये सैटेलाइट करती है अपने, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो थी हमारे जैसे ऑप्टिकल सेंसिंग। इसके बाद है हमारी जो सेकंड इज द थर्मल रिमोट सेंसिंग। अब थर्मल रिमोट सेंसिंग इट वर्क्स ऑन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 3000 नैनोमीटर टू 5000 नैनोमीटर एंड 8000 नैनोमीटर टू 14000 नैनोमीटर पे ये काम करती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ये काम करती है 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक की जो फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होती है उनके ऊपर ये काम करती है, जो आपकी माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होगी। अब सेंसर्स की बात करें, सेंसर्स क्या चीज़ होती है, तो संवेदक वो साधन होते हैं जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को नापता है, ठीक है। आसान भाषा में, इजी वे में वी कैन से दैट द सेंसर्स आर दोज इक्विपमेंट्स विच मेजर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड रिकॉर्ड इट, उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, ठीक है। एंड हियर वी ऑल्सो हैव 2 टाइप्स ऑफ सेंसर्स, पैसिव रिमोट सेंसर्स और एक्टिव रिमोट सेंसर्स, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेम इज एक्टिव और पैसिव उसी तरीके से ही चल रहा है आपका, ठीक है, सेंसर्स में सेम। ये सारा का सारा आपका मिसलेनियस कंटेंट मैं बोल सकता हूँ। ये इतना पेपर के लिए इतना शायद ज़रूरी नहीं है, पर एक आपकी जर्नल नॉलेज के लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब द सेंसर विच आर यूज्ड इन सैटेलाइट्स, अब सेंसर्स की बात करें तो ये सेंसर होते हैं, ये सैटेलाइट्स के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट आपको पता होगा। अच्छा, बेसिकली सेंसर्स का यूज़ कहाँ पे होता है? नाउ सेंसर्स दे आर यूज्ड इन सैटेलाइट्स। और सैटेलाइट क्या होती है? इट इज़ ए प्लेटफॉर्म वेयर द सेंसर इज ऑपरेटेड, ठीक है। सैटेलाइट वो चीज़ होती है जहाँ पे सेंसर लगा होता है, ठीक है। सैटेलाइट्स भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। आपकी जो ग्राउंड बेस्ड सैटेलाइट्स होगी, जो टावर लगे होते हैं आपके, ठीक है। आपकी जो एयरबोर्न सैटेलाइट्स होगी या फिर जिन्हें रिमोट सेंसर प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, जो आपके हवाई जहाज उड़ते हैं वो डाटा देते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया आपकी जो स्पेस बोर्न सैटेलाइट्स होगी, जो आपके स्पेस के अंदर उड़ती रहती है, जिन्हें आप रियल में सैटेलाइट कहते हो, ठीक है। अब ग्राउंड बेस्ड सैटेलाइट्स कौन सी होती है कि जिन्हें भूतल पर स्थापित किया जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जो आपकी सैटेलाइट इमेज जो ऊपर से आसमान उपग्रह से आ रही हैं, वहाँ से डाटा लेके आपको इजीली प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे आपका डिश एंटीना वगैरह हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका जो एयरबोर्न या फिर जो रिमोट सेंसर प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये आकाश में उड़ने वाले वायुयानों के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। ड्रोन्स के ऊपर लगाए जाते हैं, आपके एरोप्लेन्स के ऊपर लगाया जाता है इन्हें, ठीक है। जेट विमानों के ऊपर यूज़ किया जाता है इन्हें, और ये चलते हुए फोटोज़ लेते रहते हैं, ठीक है। और जो आपका लास्ट है, जो आपका स्पेस बोर्न सैटेलाइट्स है, ये उपग्रहों में स्थापित होते हैं और ये इनको एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाती है, ठीक है, क्योंकि इनके फ़ायदे बहुत होते हैं। ये दूसरों से ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल से प्रभावित नहीं हो पाते हैं किसी भी प्रकार से, और ये अपने जो इनका जो परिक्रमा है, ठीक है, इनका ऑर्बिट है, वो एक स्वतंत्र होता है, उसके अंदर कोई इन्हें रोक टोक नहीं है, अड़चन नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार की। और ये पूरी की पूरी पृथ्वी को कवर कर लेते हैं चारों तरफ से, ठीक है। और इनका किसी भी पृथ्वी की कोई भी भाग ऐसा नहीं होता जो इनसे छुप पाता है, क्योंकि दूसरे आपके जो एरियल हो गए या एयरबोर्न हो गए, उसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं आपके पास, ठीक है। और ये क्या इनका टाइम होता है, लंबे टाइम तक ये चलते हैं, ठीक है। अब हम, और इनका सिर्फ एक ही यूज़ नहीं होता है कि अगर आप स्पेसिफिक कंट्री वाइज भी होती हैं, पर ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होती है कि हमें अगर इंडिया में भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर हमें
अमेरिका में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इसके बारे में इसको और अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, ठीक है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए इनको इंटरनेशनल मान्यता भी दी जाती है। अब गूगल मैप्स है, आप चाहे इंडिया में भी खोल लो या कहीं पे भी यूज़ कर लो जहाँ पे आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिल रही है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अब इंटरनेट कैसे चल रहा है आपका मोबाइल के अंदर, जो इंटरनेट है वो आपकी जो सैटेलाइट है वो इमेज भेज रही है, आपकी जो ग्राउंड बेस्ड सैटेलाइट्स हैं उनको, जो ग्राउंड बेस्ड सैटेलाइट्स हैं वो आपका जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, उनको वो डाटा को जैसे उस डाटा को वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसका निचोड़ निकालते हैं और उसको एक वैल्यूएबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो भेजते हैं ये आपके जो आपके नज़दीकी मोबाइल टावर्स लगे होते हैं, और फिर वहाँ से जो आपका नेटवर्क आता है, ठीक है, आप सोचते हो कि जस्ट आपने कॉल किया और इतनी जल्दी कैसे लग गया, आपकी साउंड इतनी जल्दी कैसे जा रही है, पर ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत ही लंबा सफ़र तय करके आती है। तो ये था आपका टोटल जितनी भी आपकी रिमोट सेंसिंग की ABC से लेके XYZ था, ठीक है। इससे जो पहले वाली वीडियो है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बताया गया, ये वीडियो जस्ट मैं शॉर्ट रखना चाहता था कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको और अधिक समझ आ जाए, ठीक है। कुछ मिसलेनियस पार्ट था, आप इसको नोट डाउन करके रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। रिमोट सेंसिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम एक नया टॉपिक चुनेंगे। Until then, all the best. Thank you.